हरिओम। मित्रों, वैज्ञानिक चिंतनधारा के दृष्टिकोण से विधाता के द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को वास्तु कहा जाता है। उन वस्तुओं को जीवनोपयोगी बनाने की विधा या विधा का नाम वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य के आवास एवं कार्य के लिए भूमि का चयन एक निर्माण वास्तुवाचक है। इसलिए वास्तुशास्त्र मानव जीवन में प्रत्येक कार्य की प्रकृति और प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तदनुरूप भवन निर्माण की विधियों का प्रतिपादन करता है। प्राचीन काल में इस शास्त्र के मुख्यतः दो आचार्य थे, जिनका नाम क्रमशः विश्वकर्मा और मय है। यहाँ के राजा स्वयं पुरुषोत्तम या ईश्वर के अवतार हुआ करते थे। वहां वास्तु संबंधी कार्य का दायित्व आचार्य विश्वकर्मा का होता था, और जहां मानव या राक्षस राजा हुआ करते थे, वहां वास्तु शास्त्रीय दायित्व का निर्वहन आचार्य मय किया करते थे। ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत की ओर देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण को जब द्वारिका का निर्माण अभीष्ट था, तब भगवान ने विश्वकर्मा का आवाहन किया, जबकि महाराज युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के लिए आचार्य मय का आवाहन किया गया था। इस शास्त्र का परम लक्ष्य मनुष्य को प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन देने की शिक्षा देना है। साथ ही साथ प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन हेतु जिन वस्तुओं की अपेक्षाएं हों, वे कैसी हों, कहाँ हों, किस रूप में हों, आदि की शिक्षा इस शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जिन जिन वस्तुओं के जिस प्रकार के उपयोग से मानव को सुविधा एवं सुरक्षा मिल सके, उन विषयों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। यद्यपि वास्तुशास्त्र कहने से सामान्य रूप से भवन निर्माण की प्रक्रिया का बोध होता है, किंतु इसमें भूमि चयन, भूमि के गुण दोष और उसके आसपास के वातावरण का विचार भी समाविष्ट होता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब इस विषय की गहनता से चिंतन या मनन किया जाता है, तब पता चलता है कि वैदिक चिंतनधारा में यह विषय अत्यंत व्यापक और गहन है। वहां इसका प्रतिपाद्य विषय पूरा विश्व या ब्रह्मांड है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं में जो ही कुछ अंतर करके उसे अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है, वह प्रकृति प्रदत्त वस्तु उसी रूप में हमारे लिए लाभ या हानि प्रदान करने वाली होती है। इसके साथ ही हम इसे यह कह सकते हैं कि वह वास्तु शास्त्र का विषय बन जाती है, किंतु इसका मुख्य लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए उचित वातावरण तैयार करना है, ना कि केवल भोग विलास के लिए। आप जानते हैं, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य उसके जीवन के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपेक्षित है। धर्म, अर्थ और काम सबसे अपेक्षित विषय है। मोक्ष की प्राप्ति की जहां तक बात है, जिसको अब तक मोक्ष प्राप्त हुआ उसके बारे में हमारी जानकारी संभवतः कम है, परंतु यदि हमने अपने तीनों कार्यों को, अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन किया है, अपने अर्थ का समुचित उपयोग किया है और आवश्यक मात्रा में ही काम का उपभोग किया है, तो हम यह मान सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति संभवतः हमारे लिए सामान्य रूप से संभव हो सकती है। जब हम वास्तुशास्त्र के लक्ष्य की बात करते हैं, तो वास्तुशास्त्र लोकोपयोगी वैदिक विधाओं में एक प्रमुख शास्त्र है। इस शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं यह है कि गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर्य शक्ति का प्रयोग करके
पंच महाभूतों से तालमेल बैठा करके इस प्रकार से भवन का निर्माण किया जाए, इस प्रकार से भवन निर्माण की प्रक्रिया का तथा प्रविधि का उपयोग किया जाए कि वहां पर रहने वाले और काम करने वाले लोगों के तन, मन एवं जीवन स्फूर्तिमान बने रहें। वस्तुतः मानव मात्र के लिए अपना आवास और कार्य स्थल इस प्रकार का होना चाहिए जहां वह अपने सभी कार्यों के करने के लिए अनुकूल वातावरण का अनुभव कर सके। इसी विषय को लक्ष्य करते हुए यहां पर हम वास्तुशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय का चिंतन करेंगे। वैदिक चिंतन में वास्तुशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय संपूर्ण भूमंडल ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व है। कोई निर्मित हो, कोई निर्मित योजना हो, पृथ्वी पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करने की बात हो, जैसे ही हम पृथ्वी पर किसी भी तरह की परियोजना, किसी निर्माण आदि का चिंतन करते हैं, ये सभी वस्तुएं वास्तुशास्त्र के या वास्तु के अंतर्गत आ जाती हैं। वास्तु शब्द का अर्थ सामान्यतः आवास होता है, किंतु पाणिनि के अष्टाध्यायी में वास्तु शब्द की परिधि में भूमि और गृह दोनों को माना गया है। अमरकोश में वास्तु का वास योग्य भूमि के अर्थ में प्रयोग मिलता है। हलायुध कोश में इसका कुछ सोच में विचार किया गया है। वहां वास्तु शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ वास योग्य भूमि है, और जब नपुंसक लिंग में यह प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ वास योग्य गृह होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वास्तु की परिधि इससे बहुत अधिक विस्तृत है। वहां गृह, वास योग्य भूमि, बगीचा, सेतुबंध, तालाब और किसी प्रकार के आधार को वास्तु कहा गया है। धन्यवाद। अब हम आपको गृह क्षेत्र रामशेषु बंधस कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में चिंतन करते हुए जैसा कि बताया गया है, गृह क्षेत्र आराम सेतु बंधुस तटाकब आधारो व वास्तु। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र के 1.316 में कहा है, वास्तुशास्त्र वास्तुविद्या 64 कलाओं में से एक कला है, जबकि टीकाकार जसोधर ने कहा है, वास्तुविद्या भवन निर्माण में सहायक है। वराहमिहिर ने वास्तुविद्या को आवासीय गृह निर्माण तक ही रखा है। बाद में वास्तुशास्त्र की परिधि में भूमि, भवन, फर्नीचर, शिल्पशास्त्र आदि सभी का समावेश मिलता है। कहा जाता है कि गुप्त काल में वास्तुशास्त्र अत्यंत विकसित अवस्था में था। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इससे पूर्व वास्तुशास्त्र की चर्चा या उसका विकास नहीं था। अभिप्राय यह है कि उस समय वह शास्त्र राजाश्रय में पूर्ण विकसित अवस्था में था। उन दिनों वास्तु की दो परंपराएं थी, नागर और द्रविड़। इसका विशेष विवेचन जैसे जैसे हम विषय को आगे बढ़ाएंगे वहां पर आपको देखने को तथा सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ भवन निर्माण करते समय समग्र दृष्टि की प्रधान शक्तियों का प्रबंधन अधिक से अधिक मात्रा में करना वास्तुशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है, जिसमें गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर्य का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है, और इनका प्रबंधन ही वास्तुशास्त्र की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किस तरह से हुआ है,
इसका चिंतन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूया।